हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आइए हम लोग आज देखेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था विद्युत धारा का फर्स्ट पार्ट, उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। विद्युत धारा का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें पहली हेडिंग आपकी आ रही है विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। कोई मान लीजिए एक विद्युत परिपथ है, ठीक है। कोई एक विद्युत परिपथ है जिसमें दो बिंदु हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। कोई दो बिंदु हैं और इस बिंदु से किसी भी आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है। जो ये बिंदु है, बी बिंदु से ए बिंदु तक जब आवेश को लाया जाएगा तो कुछ काम किया जाएगा, तो जो भी आपका कार्य किया जाएगा उसी को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। उसी को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। समझ पाए? किसी भी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब डेल्टा V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू। क्या होता है भैया? W बाई क्यू। हिंदी देख लेते हैं। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। क्या हो जाएगा? कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर आपका हो गया कार्य बटे आवेश, ठीक भैया। चलिए अब अगला मात्रक देख लेते हैं। मात्रक जो आपका बनेगा कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, अर्थात जूल प्रति कूलाम या फिर जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम, या इसको क्या नाम दे दिया जाता है? वोल्ट। ठीक भैया, क्या नाम दे दिया जाता है? वोल्ट। तो ये आपका मात्रक हो गया, ठीक। फिर से समझ लीजिए एक बार। जब किसी विद्युत परिपथ में किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहा जाता है विद्युत विभवांतर, ठीक है। इसको डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा V इक्वल टू W बाई क्यू होता है और डेल्टा V का मतलब हो गया विभवांतर। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। इसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होगा बटे आवेश का मात्रक होगा, अर्थात कार्य का मात्रक जूल हो गया और आपके आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, तो जूल प्रति कूलाम हो गया। या फिर इसको नाम दे दिया जाता है वोल्ट का। इसको किसका नाम दे दिया जाता है? वोल्ट का। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जो हमारी अगली हेडिंग आएगी, अगली हेडिंग आएगी ओम का नियम। ओम का, चलिए देख लेते हैं ओम का नियम, ठीक भैया। ओम का नियम समझिएगा। सबसे पहले यदि किसी तार की या फिर वायर की, यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें। भौतिक अवस्था का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ताप, दाब, भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो उस पे लगने वाला जो आपका विभवांतर होगा उसकी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से समझिए, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब आदि ना बदलें तो उस पे लगने वाला विभवांतर उसकी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। उसकी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो तार पर लगने वाला
विभवांतर विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, या हम समानुपाती भी बोल सकते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, भौतिक अवस्था में जैसे कि ताप, लंबाई, दाब ना बदलें, तो तार पर लगने वाला विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम मान लेते हैं जो हमारा विभवांतर है वह V है, ठीक है, विभवांतर क्या है? V है। जो हम लोग विभवांतर ले रहे हैं वो क्या है? V है। और धारा बोले तो विद्युत धारा। कैसी धारा भैया? विद्युत धारा आपकी कितनी है? I है, ठीक है, विद्युत धारा हम लोग I ले लेते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा I इजिकल टू कितना? फिर आप देखिए ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमा अनुसार क्या कहा जा रहा है? V अनुक्रमानुपाती I, ठीक है, क्या हो जाएगा? V अनुक्रमानुपाती I। अब आप देखिए V इजिकल टू, हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आ जाता है। जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा कोई ना कोई नियतांक आ जाता है। यहाँ पे नियतांक आता है आपका R, ठीक है, RI, ठीक, या V इक्वल टू IR, ठीक भैया, V इक्वल टू IR, ठीक, समझ पाए कि नहीं? V इक्वल टू IR। अगले शब्दों में हम देख सकते हैं या R इक्वल टू V अपान I। हो सकता है कि नहीं हो सकता भैया? ये देखिए दोनों यहाँ पे गुणे में, इधर आएगा तो बटे में, तो R इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा? V अपान I। तो R इक्वल टू आपका बन गया V अपान I। अब आप देखिए R जहां एक नियतांक है, क्या भैया? नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक भैया, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध, अब आप देखिए यहाँ पे आपको नई चीज मिल गई, प्रतिरोध मिल गया, ठीक है। तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर बटे विद्युत धारा। आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा या विभव बटे धारा। समझ पाए? तो आपका मेन आपका जो फार्मूला बन गया V इक्वल टू IR। अब यहां से हम लोगों ने R की वैल्यू निकाल ली V अपान I। अब R यहाँ पे क्या है? एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। अब इस R का मात्रक देख लेते हैं, R का मात्रक। चलिए अब आप समझिए R का मात्रक क्या होता है। अब आप देखिए इसके नियम को, ओम के नियम को किसने दिया? आप नाम ही रख दिया गया ओम। तो जो इसका मात्रक होता है वो भी ओम होता है। क्या होता है? ओम। जैसे कि प्रतिरोध का अगर नाम लेना होगा कि जैसे 4 प्रतिरोध है तो कहा जाएगा 4 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। तो आपका जो R का मात्रक आ गया, प्रतिरोध का मात्रक आ गया ओम, और इसको प्रदर्शित किया जाता है ऐसे, ठीक भैया, ऐसे इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो जो आपका R का मात्रक बना वो क्या बन गया? ओम, ठीक है, समझ पाए? चलिए इस फार्मूले पे हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है, R इक्वल टू V अपान I पे। अब देखिए यहाँ पे सवाल कैसे कहेगा, एक तार है उसमें 20 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित हो रहा है और उसमें जो धारा बह रही है वो आपकी 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, उस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए V इक्वल टू आपका कितना है? 20 वोल्ट, 20 वोल्ट है, और जो आपकी I धारा है वो कितना कह रहा है? वो 5 एम्पियर है। कितनी है भैया? 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर की धारा आप प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू V अपान I,
ठीक भैया। अब आप देखिए तो R इज इक्वल टू, अब आप देखिए V के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 20 बटे I के स्थान पे 5, तो R इज इक्वल टू हो गया 5 चौको 20 अर्थात 4 क्या ओम। ठीक है भैया। तो आपका जो प्रतिरोध निकल करके आया वो 4 ओम आया। ठीक, फिर से देखिए सवाल कह रहा था एक तार में जिसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है और वो 20 वोल्ट का है, ठीक है, 20 वोल्ट विभवांतर का है, उस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले V इक्वल टू 20 वोल्ट लिख लिया, I इक्वल टू 5 एम्पियर लिख लिया और R की वैल्यू निकालनी थी, तो R इज इक्वल टू V अपान I हो गया। अब आप देखिए V की वैल्यू आपको 20 दी गई है तो 20 हो गया और I की वैल्यू आपको 5 दी गई है तो 20 बटे 5 हो गया, तो 5 चौको 20, काटने पे आ गया हमारा 4, तो R इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए जो हमारी अगली हेडिंग बनती है वो आपकी अगली हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन। अगर हमको 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना है तो उसके लिए मुख्य रूप से आपके 2 तरीके होते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है भैया, पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। पहला आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक भैया, कौन कौन सा होता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा आपका समांतर क्रम संयोजन। ठीक भैया, पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए समझिए, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक आपके जो प्रतिरोध होंगे तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए हम लोग प्रतिरोध को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक भैया, ऐसे डिनोट करते हैं, तीन प्रतिरोध हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, पहले को हम नाम दे देते हैं R1, दूसरे को नाम दे देते हैं R2 और तीसरे को अगर नाम दे दें R3। तो देखिए इसका, इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया और ये वाला दूसरा सिरा हो गया, इसका ये पहला सिरा हो गया और इसका ये दूसरा सिरा हो गया। ठीक भैया, इसका ये पहला सिरा हो गया और इसका ये दूसरा सिरा हो गया। तो इस श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या कहा जाता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। आप देखिए अब ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो ये दूसरा सिरा जो है वो पहले सिरे से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये दूसरा सिरा पहले सिरे से जुड़ रहा है ना, ठीक है, ये चीजें समझ पाए। तो जो पहला प्रतिरोध होगा उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका सत्यापन देख लेते हैं जो फार्मूला निकल के सामने आता है। चलिए अब ले लेते हैं हम लोग 3 प्रतिरोध लेंगे। ठीक भैया, तो पहला प्रतिरोध हम ले लिए, ये दूसरा भी जोड़ दिए और तीसरा भी जोड़ दिए श्रेणी क्रम में। ठीक, यहां से यहां पे हम लोगों ने कोई बैटरी लगा दी, यहां पे हम लोगों ने बैटरी लगा दी और इधर कोई कुंजी लगा देते हैं। ठीक भैया, और इसको परिपथ को एक साथ जोड़ देते हैं। ये आपकी क्या है, कुंजी, ठीक है, ये आपकी क्या है, बैटरी। ठीक, जिससे इसको धारा मिल रही है। अब यहां वाले प्रतिरोध को R1 कह दिया गया, यहां वाले प्रतिरोध को R2 और यहां वाले प्रतिरोध को R3। अब इसमें जो बहने वाली धारा थी इसको V1 मान लिया गया, यहाँ पे बहने वाली धारा V2 हो गई और यहाँ पे बहने वाली धारा V3 हो गई। ठीक, समझते रहिएगा बढ़िया से भैया। बहुत बढ़िया से समझते रहिएगा। ठीक, फिर से समझिए, 3 प्रतिरोध हम लोगों ने ले लिया, R1, R2, R3, इसको एक दूसरे से जोड़ दिया गया, यहाँ पे बैटरी लगा दी गई और यहाँ पे कुंजी लगा दी गई, स्विच लगा दी गई।
ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें बहने वाली धारा को R1, इसमें जो वोल्ट बह रहा है आपका V1 हो गया, V2 हो गया और V3 हो गया, और धारा को हम लोग नियत मान लेते हैं। ठीक है, धारा जो हमारी बह रही है क्योंकि श्रेणी क्रम में ही है, सीधी रेखा में है, तो हम उसमें जो धारा बहेगी वो डिफरेंस नहीं होगा, धारा जो आपकी होगी वो नियत होगी। ठीक, नियत होगी। तब हम लोग अगर हम देखें तो हम लोगों को पता है ओम के नियमानुसार, ठीक भैया, किसके नियमानुसार? ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार हम जानते हैं V1 इक्वल टू IR1। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ओम ने बताया था कि V इक्वल टू IR होता है ना भैया, V इक्वल टू IR। अब हम लोगों ने I को नियत मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है, तो ये R1 के साथ भी रहेगा, R2 के साथ भी रहेगा और R3 के साथ भी रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम V1 इक्वल टू देखा जाए तो IR1 हो सकता है ना भैया, तो V1 इक्वल टू IR1 हो गया। ठीक, ऐसे ही V2 इक्वल टू IR2 हो गया। ठीक भैया, ऐसे ही V3 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? IR3। ठीक भैया, V1 इक्वल टू IR1 हो गया, V2 इक्वल टू IR2 हो गया और V3 इक्वल टू IR3 हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये तीनों चीजें समझ में आई? चलिए अब हम लोग मान लेते हैं जो इसमें विभवांतर बह रहा है पूरे में, इसका जो तुल्य विभवांतर है, क्या है भैया? तुल्य विभवांतर। जो हमारा तुल्य विभवांतर है उसको हम V मान लेते हैं। ठीक है, V ले लेते हैं। अब आप देखिए V इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा ना भैया। चलिए अब V, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR, तो यहां पे आप देखिए IR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। और V1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? IR1। तो यहाँ पे हो गया IR1 प्लस V2 के स्थान पे IR2, तो यहाँ पे क्या हो गया? IR2 प्लस V3 के स्थान पे IR3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR3। अब आप देखिए पूरे में I कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो IR इज इक्वल टू पूरे में I कॉमन ले लिया गया, तो बचा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखिए ये I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज योर फार्मूला। यही आपका सूत्र बन करके आया। ठीक, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तीन प्रतिरोध या तीन से अधिक प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? उन सबका योग होगा। ठीक भैया, उन सबका योग ही उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। समझ पाए? तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इतनी चीजें समझ में आई? एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कह रहा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध ले लिए, और पहले में V1 वोल्ट विभवांतर था, दूसरे में V2 था, तीसरे में V3 था। ओम के नियमानुसार हम लोगों ने देखा कि V1 इक्वल टू IR1, क्यों? चूंकि V इक्वल टू IR होता है, V2 इक्वल टू IR2 होता है, V3 इक्वल टू IR3 हो गया। ठीक, फिर तुल्य विभवांतर हम लोगों ने V मान लिया, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का योग कर दिया गया। अब आप देखिए V1 की वैल्यू हमको पता है IR1, V2 की वैल्यू पता है हमको IR2 और V3 की वैल्यू हमको पता है IR3। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दिया गया। इस पूरे में I कॉमन दिख रहा था, कॉमन ले लिया गया। R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया, यहां से I से I कैंसिल हो गया। ठीक है, चूंकि ये इधर आएगा बट्टे में, चाहे ऐसे काट दीजिए चाहे सामान्य रूप से ऐसे ही काट दीजिए। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? चलिए इस पे एक सवाल देख लेते हैं। चलिए आपका सवाल ऐसे कहेगा, आपका सवाल जो कहेगा वो कहेगा 5 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ का
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सवाल को फिर से समझिए। 5 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा जो R1 है वो कितना है? 5 ओम है। ठीक है। R2 आपका कितना है? 4 ओम है। और आपका जो R3 मिल रहा है भैया वो क्या है? 6 ओम है। अब हम जानते हैं R हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं R इज इक्वल टू फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 के स्थान पे 5 प्लस R2 के स्थान पे 4 प्लस R3 के स्थान पे 6। तब आप देखिए तो 5 4 9 6 15 ओम। आपका जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया भैया, क्या निकल के आया? R इक्वल टू 15 ओम। ठीक है, समझ में आया सवाल बढ़िया से? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, समांतर क्रम संयोजन। चलिए भैया देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। समझिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। इसमें सभी प्रतिरोध, चाहे 2 ले लें आप, चाहे 3 ले लें या उससे अधिक ले लेते हैं, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, समझिए। और उसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से ही जुड़ा हुआ होता है। कैसे? समझिए। चलिए अब आप देखिए, जो ये है पहला सिरा हो गया इस प्रतिरोध का, और ये दूसरा हो गया। इस प्रतिरोध का पहला ये हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक भैया, इस प्रतिरोध का पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। कोई कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, इन सबको एक ही से जोड़ दिया जाता है। ठीक भैया, तो जो ये पूरे सिरे होते हैं, अब आप देखिए इसमें ये दूसरा सिरा इसके दूसरे सिरे से तो जुड़ रहा है, इसका भी दूसरा सिरा एक ही साथ तो जुड़ रहा है। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो जो आपका समांतर क्रम संयोजन होगा, इसमें जो आपके प्रतिरोध होंगे, पहले प्रतिरोध का जो सिरा होगा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ही जुड़ेगा, दूसरे प्रतिरोध का जो सिरा होगा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ही जुड़ेगा। ऐसे ही पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ेगा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से ही जुड़ेगा। चीजें समझ पाए? चलिए अब इसका हम लोग निगमन देख लेते हैं। ठीक है, निगमन देख लेते हैं। चलिए फिर हम लोग 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। ठीक भैया, 3 प्रतिरोध हम लोग ले लेते हैं। आप बात समझिए। पहला प्रतिरोध हम लोगों ने ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया और तीसरा ये ले लिया। अब इन सबको ऐसे जोड़ दिया गया। ठीक, यहां आकर के इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ पे कुंजी लगा दी गई। ये आपकी क्या थी? बैटरी, और ये आपका क्या है? कुंजी। ठीक, इसमें जो प्रतिरोध है वो R1 है, इसमें R2 है और इसमें R3। अब देखिए यहां से अगर धारा I बह रही थी तो इसमें दूसरी बहेगी, इसमें दूसरी बहेगी, इसमें दूसरी बहेगी। चूंकि तीनों का रास्ता चेंज हो जा रहा है, ट्रैक चेंज हो जा रहा है, तो जो यहाँ पे धारा आएगी वो I1 आएगी, यहाँ पे धारा I2 आएगी और यहाँ पे धारा I3। और इसमें क्या नियत होगा आपका? आपका यहाँ पे विभवांतर नियत होगा। ठीक भैया, क्या नियत होगा? विभवांतर आपका नियत होगा। ठीक, समझ पाए? चलिए, जो आपका विभवांतर यहाँ पे मिलेगा, विभवांतर जो आपको मिलेगा वो कैसा होगा? नियत होगा, नियत होगा। और यहाँ पे आपका धारा का मान बदल रहा है। जैसे हम लोगों ने श्रेणी क्रम में देखा था कि वहां पे विभवांतर नियत नहीं था, धारा नियत थी, यहाँ पे विभवांतर नियत होगा। ठीक भैया, तो हम लोग ऐसे क्या देख सकते हैं, अगर हम तुल्य धारा I लेते हैं, तुल्य धारा I लेते हैं,
तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक भैया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आप देखिए ओम के नियमानुसार, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ठीक भैया, ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या होता है हम लोग यहां पहले देख लेते हैं। V इक्वल टू आई आर होता है। अब I इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, V अपान आर होता है भैया, नहीं होता, I इक्वल टू V अपान आर। ठीक है, तो यहां पे ओम के नियमानुसार जो हमारा I1 बनेगा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R1 बनेगा भैया कि नहीं बनेगा, ठीक है बनेगा ना। तो I1 इक्वल टू आपका बन गया V अपान R1, चूंकि V हम लोगों ने नियत माना हुआ है, विभवांतर जो हमारा है V वो नियत है। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, V अपान R2। ऐसे ही I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R3। ठीक भैया, ये कितनी चीजें समझ में आए। I1 इक्वल टू V अपान R1 हो गया, I इक्वल टू V अपान R2 हो गया, I3 इक्वल टू V अपान R3 हो गया। ठीक, अब देखिए अगर हम तुल्य धारा I मान रहे थे तो I इक्वल टू हमारा क्या था, I1 था प्लस I2 था प्लस I3 था। अब आप देखिए I के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपान R लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो I1 इक्वल टू इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना भैया, तो आपका क्या आ जाएगा V अपान R1। ठीक है, प्लस I2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इतना, अर्थात V अपान R2 प्लस I3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपान R3। इतना समझ पाए। चलिए अब इस पूरे में आपको V कॉमन दिख रहा होगा, अर्थात V अपान R इज इक्वल टू, अगर हम V कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचता है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। कोई दिक्कत भैया। अब V से V आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो V था वहां के स्थान पे 1 अपान R आ जाएगा, तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। दिस इज योर फार्मूला, यही आपका सूत्र हो गया। ठीक भैया, क्या हो गया सूत्र आपका, आई आर इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। समझ पाए, कोई दिक्कत यहां पे किसी को। चलिए एक बात शुरू से फिर से समझ लेते हैं। हम लोगों ने R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध ले लिया और समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, यहाँ पे बैटरी लगा दी गई, यहाँ पे कुंजी लगा दी गई। अब इसमें धारा का मान बदलता रहता, धारा का मान तीनों अलग अलग रहेगा, I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। ठीक, अब हम लोगों ने विभवांतर यहाँ पे नियत मान लिया, तो तुल्य धारा I इक्वल टू I1 I2 प्लस I3 तीनों को जोड़ दिया जाएगा। अब ओम के नियमानुसार I1 इक्वल टू V अपान R1 हो जाएगा, I2 इक्वल टू V अपान R2 हो जाएगा और I3 इक्वल टू V अपान R3 हो गया। अब इसमें देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आप देखिए V इक्वल टू आपका कितना बन गया, V अपान R। I के स्थान पर हम लिख सकते हैं ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू अपान R, तो V अपान R हो गया बराबर I1 के स्थान पे क्या पता है हमको, V अपान R1, I2 के स्थान पे V अपान R2 और ऐसे ही I3 के स्थान पे V अपान R3। अब पूरे में आप देखिएगा भैया V कॉमन दिख रहा है ना, जब आपका V कॉमन दिखा तो V आप कॉमन ले लिए, यहाँ सब पे एक एक बस्ता चला गया, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो गया। अब यहाँ V से V कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इतनी चीजें समझ में आई। चलिए अब इसका निष्कर्ष ये निकला, अगर मान लीजिए तीन प्रतिरोध हैं और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तीन प्रतिरोध हैं और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध कह रहा है, तो उनका जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रमों का योग ही व्युत्क्रम, देखिए R का व्युत्क्रम 1 अपान R, व्युत्क्रमों का योग ही क्या कहलाएगा आपका, उनका प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक भैया, समझ में आया। चलिए इस पे एक सवाल देख लेते हैं। सवाल आपका कैसे कहेगा, समझिए। सवाल आपका कहेगा 2 ओम 4 ओम तथा 4 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में
जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समझिए, 2 ओम, 4 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, तो समांतर क्रम में दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं R1 इज इक्वल टू 2 ओम दिया गया है, R2 इक्वल टू दिया गया है 4 ओम, और R3 बराबर आपका कितना दिया गया है? 4 ओम। ठीक है, फार्मूला हम लोग देखते हैं, हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R इज इक्वल टू, आपने अभी क्या देखा? 1/R इक्वल टू आपने देखा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही तो आपने देखा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप देखिए, तो यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 का मान कितना है भैया? 2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, चूंकि R2 का मान 4 है और R3 का मान भी 4 है। अब देखिए, यहाँ पे हमको हर बराबर करना होता है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा करा दें तो आपका हर बराबर हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, और सबका R बराबर हो गया, बटे 4 हो गया। 1/R इज इक्वल टू 2 1 3 1 4, 4/4 आ गया आपका। 4 से 4 कैंसिल हो गया, अर्थात 1/R इज इक्वल टू 1 आ गया, या R इज इक्वल टू 1। क्या भैया? ओम। R इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 1 ओम। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझिए, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, कह रहा है समांतर क्रम है। ठीक भैया, तो फार्मूला होता है, सबको हम लोगों ने पहले लिख लिया, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, R3 इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, अब फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सबको बटे में कर दिया गया, यहाँ पे हर बराबर नहीं था, 2 से गुणा करा दिया गया ऊपर नीचे, तो यहाँ भी 4 हो गया। अब 4 को एक साथ लिख लिया गया, पूरा हर बराबर है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तीनों को जब जोड़ा गया तो आपका 4/4 आ गया। तो 1/R इक्वल टू 4/4, तो 1/R इक्वल टू 1 आ गया, तो R इक्वल टू 1 ओम आ गया। ठीक ठीक भैया, समझ में आया? सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसका पार्ट 1 चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।